शक्ति अपने माथे पर गमछा बांध चुका था। अब उसने पास खड़े लड़के से एक मोटा सा डंडा लिया और आलोक को गुस्से से देखने लगा। शक्ति को इस तरह देख आलोक पसीना पसीना हो चुका था। आलोक के साथ हंसी मजाक और हल्की मारपीट तो सभी करते हैं, लेकिन आज बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आज शक्ति के सिर पर खून सवार था। वहां खड़े लड़कों ने भी शक्ति को समझाने की कोशिश की, लेकिन शक्ति ने किसी की एक ना सुनी। वैसे भी शक्ति तो तब सुनता जब शक्ति शक्ति होता। इस वक्त तो शक्ति के अंदर एक काला साया मौजूद था, जिसे सिर्फ अपने शिकार से मतलब था, और ये बात कोई भी नहीं जानता था। शक्ति अब उस डंडे और असीम गुस्से के साथ धीरे धीरे आलोक की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक लड़के ने शक्ति का रास्ता रोककर कहा, जाने दे भाई शक्ति, आलोक ने जानबूझकर नहीं किया होगा, गलती से हो गया होगा। पीछे से एक दूसरे ने भी उस लड़के का साथ देते हुए कहा, हाँ भाई शक्ति, चल हम लोग तुझे वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। जिस लड़के ने शक्ति का रास्ता रोका था, शक्ति ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और दाहिने हाथ से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। शक्ति ने बहुत ही धीरे से उस लड़के को धक्का दिया था, फिर भी वो लड़का करीब 10 कदम दूर जाकर गिरा, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। अब शक्ति को रोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। शक्ति को अपनी ओर इस तरह बढ़ता देख आलोक के कांपते पैर अपने आप पीछे की तरफ बढ़ने लगे। उसके बड़बड़ाते होठों से सिर्फ इतना ही निकल रहा था, मुझे माफ कर दो शक्ति, पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन शक्ति लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में अब आलोक के पास वहां से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आलोक पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। ये देखकर शक्ति भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। आलोक भागते भागते जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। रास्ते में काफी लोग मिले, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया और किसी को लगा कि शायद बच्चे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन गांव वाले ये नहीं जानते थे कि ये गुल्ली डंडे का खेल अब मौत का खेल बन चुका था। दौड़ते दौड़ते अब जंगल भरा रास्ता आ चुका था और आलोक उन जंगलों में घुस चुका था। ये देखकर शक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि जितेंद्र यही चाहता था कि आलोक जंगलों में घुस जाए ताकि उसे मारते हुए कोई ना देख सके। यही कारण था कि शक्ति अभी तक आलोक से धीरे दौड़ रहा था, लेकिन अब शक्ति के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। इसीलिए शक्ति ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अब शक्ति आलोक के बराबर दौड़ रहा था। ये देख आलोक बुरी तरह डर गया। दौड़ते दौड़ते जैसे ही शक्ति ने आलोक के ऊपर झपट्टा मारा, वैसे ही आलोक नीचे झुक गया। दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज होने की वजह से और आलोक के अचानक नीचे झुक जाने की वजह से शक्ति सीधा जाकर एक बड़े से पेड़ से टकराया, जिसकी वजह से शक्ति का पूरा चेहरा छिल गया और अब उसके चेहरे से भी खून बहने लगा था। शक्ति के पेड़ से टकराने की वजह से आलोक को भागने का मौका मिल गया था, लेकिन इस बार उसने वापस जंगलों में जाने की गलती नहीं दोहराई और गांव की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। शक्ति के सिर पर बंधा हुआ गमछा तो पहले ही खून से लाल हो चुका था। अब उसके चेहरे से भी खून टपकने लगा था, जिसकी वजह से शक्ति अब काफी डरावना लगने लगा था। उसने जब आलोक को गांव की तरफ भागते हुए देखा तो वो गुस्से से झल्ला गया, लेकिन जितेंद्र ने अभी तक हार नहीं मानी। उसने फिर से आलोक के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक आलोक वापस गांव की सड़क पर आ चुका था। लेकिन जब शक्ति वापस गांव की सड़क पर आया तो उसका वो डरावना चेहरा जो भी देखता डर के मारे उसकी चीख निकल जाती। लेकिन जितेंद्र ये बात समझ गया था कि अब ज्यादा देर करना उचित नहीं है। तो जैसे ही वो दोनों एक ऐसी गली में दाखिल हुए जिस गली में आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था, वैसे ही शक्ति ने अपने हाथ से डंडे को जोर से आलोक के पीछे की तरफ फेंका। डंडा हवा में उड़ता हुआ गया और सीधा जाकर आलोक की पीठ पर लगा। दौड़ते हुए आलोक का पूरा संतुलन बिगड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाला था कि किसी ने उसे संभाल लिया। जब आलोक ने
ऊपर उठकर देखा तो उसकी जान में जान आई। ये संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला खुद थी। चंद्रकला को इस तरह एकदम सामने पाकर जितेंद्र के भी होश उड़ गए। इसीलिए इसके पहले कि आलोक उसके बारे में कुछ कह पाता, शक्ति के अंदर के जितेंद्र ने खुद को एक दीवार के पीछे छुपा लिया। चंद्रकला के हाथ में वो जन पत्रिकाओं का गट्ठा भी था। जब चंद्रकला ने आलोक को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ से पत्रिकाओं का गट्ठा भी गिर गया। लेकिन जितेंद्र ने पहले ही खुद को दीवार के पीछे छुपा लिया था, इसीलिए उसकी नजर उन पत्रिकाओं पर नहीं पड़ी। चंद्रकला ने पहले तो आलोक को संभाला, फिर उन पत्रिकाओं को उठाते हुए आलोक से पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे घबराए हुए कहाँ भागे जा रहे हो? दौड़ते दौड़ते आलोक की सांसें इतनी ज्यादा फूल गई थी कि वो जल्दी जल्दी में कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन हड़बड़ाहट के मारे बोल नहीं पा रहा था। आलोक को इस तरह देख चंद्रकला ने उसे कहा, आराम से बेटा, आराम से, पहले कुछ लंबी लंबी सांस ले लो, फिर बताना। आलोक ने खुद को थोड़ा स्थिर किया और 3-4 लंबी लंबी सांसें लेने के बाद बिना पीछे देखे पीछे की तरफ इशारा करते हुए चंद्रकला से कहा, चाची चाची, वो लड़का मुझे मारना चाहता है। ये सुन चंद्रकला थोड़ा चौंक गई। उसने पीछे की तरफ देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ये देख चंद्रकला ने कहा, पीछे तो कोई नहीं है बेटा, और कोई भी तुम्हें क्यों मारना चाहता है? इस पर उस लड़के ने चंद्रकला को पूरी बात समझाते हुए कहा, चाची, वो क्या है कि हम सब गुल्ली डंडा खेल रहे थे। मुझसे गलती से उस लड़के के सिर पर गुल्ली लग गई तो उसके सिर से खून बहने लगा। तब से वो डंडा लेकर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। शायद अब आपको देखकर कहीं छुप गया होगा। ये सब सुनने के बाद चंद्रकला को लगा कि शायद बच्चों की लड़ाई है और ये लड़का कुछ ज्यादा ही डर गया है। ये सोच चंद्रकला ने आलोक को समझाया और कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस ज्यादा डर रहे हो। एक काम करो, अपने घर चले जाओ। जैसे ही चंद्रकला ने ये कहा, आलोक ने और ज्यादा डरते हुए कहा, नहीं चाची, घर पर माँ बाबा दोनों नाना जी के घर गए हुए हैं। मैं अकेला घर पर नहीं जा सकता, और वो लड़का गांव में किसी से नहीं डरा था, सिर्फ आपसे ही डरकर वो छुप गया है, तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चंद्रकला उस लड़के की चिंता समझ गई। उसने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बेटा, वैसे भी अब रात होने ही वाली है, तो आज रात तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। कल सुबह तक उस लड़के का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। चंद्रकला की ये बात सुनकर उस लड़के ने कुछ राहत की सांस लेते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद चाची, मैं कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। और दोनों वहां से चंद्रकला के घर की तरफ जाने लगे। जितेंद्र ने आलोक और चंद्रकला की बातें सुन ली थी। दोनों को चंद्रकला के घर की तरफ जाता देख जितेंद्र गुस्से से तमतमा गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये चंद्रकला जाने अनजाने में मेरे रास्ते का रोड़ा बन ही जाती है। अब तो आलोक के वहां से निकलने का इंतजार ही करना पड़ेगा। ये कहकर जितेंद्र शक्ति के शरीर के साथ वहां से चला गया। इधर चंद्रकला और आलोक दोनों चंद्रकला के घर पहुंच गए। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए, नीति की नजर आलोक पर पड़ी। नीति ने चंद्रकला के पास आकर आलोक के बारे में पूछा, माँ, ये भैया कौन है? जब चंद्रकला नीति को आलोक के बारे में बताने को हुई, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक आलोक का नाम भी नहीं पूछा था। उसने आलोक से उसका नाम पूछते हुए कहा, माफ करना बेटा, बातों बातों में तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? आलोक ने जवाब देते हुए कहा, जी आलोक। नाम जानकर चंद्रकला ने नीति की तरफ देखते हुए कहा, तो बेटा ये आलोक भैया है। दरअसल क्या हुआ ना कि कहते कहते चंद्रकला बीच में ही रुक गई। उसने देखा कि पीछे खाना बनाते हुए रेशमी भी चंद्रकला और नीति की बातें सुन रही थी। लेकिन चंद्रकला नीति और रेशमी को आलोक के बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहती थी, वरना नीति उसी बात पर 100 सवाल करती। ये सोच चंद्रकला ने नीति से कहा, दरअसल बेटा क्या हुआ कि आलोक के माँ बाबा दोनों नाना नानी के यहाँ गए हुए हैं, तो आलोक को अकेले नींद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए आलोक को अपने घर ले आई।
ये सुनकर नीति जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, आलोक भैया इतने बड़े होने के बाद भी डरते हैं। क्योंकि आलोक का स्वभाव भी वैसा ही है कि उसे डर भी लगता है और इस बात के लिए उसके दोस्त उसे चिढ़ाते भी हैं। इसीलिए नीति की इस बात से आलोक को थोड़ा बुरा लगा। आलोक के चेहरे के भाव को देखकर चंद्रकला ने ये बात भाप भी लिया था। उसने नीति को थोड़ा कड़क आवाज में कहा, नहीं नीति, किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, माफी मांगो भैया से। ये सुनते ही नीति एकदम से गंभीर हो गई, पर इससे पहले कि नीति माफी मांगती आलोक ने पहले ही बोल दिया, नहीं नहीं चाची, रहने दीजिए, अब तो मुझे इन सब की आदत सी हो गई है, हर कोई मुझे ऐसे ही चढ़ाता है। कहते कहते आलोक की आंखों में थोड़ा पानी भर आया, लेकिन आलोक ने उस पानी को आंखों के बाहर नहीं बहने दिया। ये देख चंद्रकला ने आलोक से कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो, तुम खुद इतने मजबूत बन जाओ कि कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाए। चंद्रकला की बातें सुनकर आलोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चंद्रकला ने अपनी बात को जारी रखते हुए आलोक से कहा, अब एक काम करो, तुम और नीति दोनों रेशमी दीदी से खाना लेकर खाना खा लो और सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है तो पहले मैं वो काम खत्म करूंगी। आलोक और नीति दोनों खाना खाने बैठ गए। वहीं चंद्रकला उन जन पत्रिकाओं को लेकर अंदर चली गई। चंद्रकला को अब जो भी जवाब मिलने थे वो इन पत्रिकाओं से ही मिलने थे। सबसे पहले चंद्रकला ने पुजारी जी की जन्म पत्रिका खोली और पुजारी जी की जन्म पत्रिका में ऐसा कुछ खोजने लगी जो कुछ अलग हो, लेकिन सब कुछ खोजने के बाद भी चंद्रकला के हाथ कुछ नहीं लगा, जिससे चंद्रकला हताश हो गई और वो अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। चंद्रकला अपने ख्यालों में खोई ही हुई थी कि तभी पीछे से रेशमी की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। रेशमी ने आवाज लगाते हुए कहा, दीदी आप भी गर्म गर्म खाना खा लीजिए, खाना खाने से दिमाग और तेज चलेगा। रेशमी की बात चंद्रकला को भी ठीक लगी, क्योंकि भूख तो चंद्रकला को भी लग गई थी। उसने हामी में सिर हिलाया और उठकर रेशमी के पास बैठकर खाना खाने लगी। चंद्रकला खाना जरूर खा रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरा इन जन्म पत्रिकाओं पर था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे पता किया जाए कि उस काले साए का क्या मकसद है। चंद्रकला खाना खा ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि उसके पास काली शक्तियों की एक किताब है, जिसके अंदर काली शक्तियों के नियम क्या है, काली शक्तियाँ कैसे बढ़ाई जाती है, क्या करने से काली शक्तियाँ कम हो जाती हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ था। एकाएक चंद्रकला की आंखें चमक गई। उसे लगा कि अब तो उसे उसके सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। चंद्रकला जल्दी जल्दी खाना खत्म करके किताबों की पेटी के पास गई। उसके अंदर अनेकों किताबें पड़ी हुई थी। चंद्रकला सारी किताबें उथल पुथल करने लगी। रेशमी दूर खड़ी सब देख रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चंद्रकला कर क्या रही है। दरअसल रेशमी को आज रात भी उस औरत से मिलने जाना था, लेकिन चंद्रकला इन सब कामों में इतनी ज्यादा उलझी हुई थी कि वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी चंद्रकला को उस पेटी में वो किताब मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। वहीं बैठे बैठे ही चंद्रकला उस किताब को पढ़ने लगी। आधी किताब पढ़ने के बाद किसी एक अध्याय में कहीं पर संख्या संयोग शक्ति का बहुत ही संक्षेप में जिक्र आया, लेकिन चंद्रकला को समझ में आ जाए उतना उस अध्याय में लिखा हुआ था। संख्या संयोग शक्ति के बारे में पढ़ते ही चंद्रकला के मन में उम्मीद की किरण जगी। चंद्रकला ने उस पेटी और बाकी सब किताबों को वैसे ही छोड़ा और भागकर पुजारी जी की जन्म पत्रिका के पास गई। चंद्रकला संख्या संयोग शक्ति की संख्याओं को और पुजारी जी की जन्म कुंडली का मिलान करने लगी। इधर चंद्रकला इन संख्याओं का मिलान कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रेशमी का घर से निकलने का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन चंद्रकला आज सोने की मनोदशा में बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार रेशमी ने कुछ ऐसा करने का सोचा जो वो नहीं करना चाहती थी। रेशमी चंद्रकला की नजरों से छुपकर अपनी पेटी की तरफ बढ़ी। वैसे तो चंद्रकला इस वक्त अपने काम में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि अगर रेशमी उसकी नजरों के सामने भी कुछ कर देती है तो भी शायद चंद्रकला का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता।
लेकिन रेशमी छुपते छुपाते अपनी पेटी के पास गई और उसमें से एक औषधि निकाली। रेशमी उस औषधि को अपने पल्लू में छुपाकर रसोई की तरफ बढ़ी। चंद्रकला इन सब से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। वहीं रसोई में उधर रेशमी दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करके उसे एक गिलास में डालकर रेशमी ने वो औषधि उस दूध में मिला दी। उस औषधि को चम्मच से अच्छे से मिलाकर रेशमी वो दूध का गिलास लेकर चंद्रकला की तरफ बढ़ रही थी। वहीं घर के बाहर जितेंद्र का काला साया चंद्रकला के घर के बाहर मंडरा रहा था और आलोक के घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। आखिर ऐसा क्या मिलाया है रेशमी ने चंद्रकला के दूध में? क्या चंद्रकला वो दूध पी लेगी या उसे रेशमी पर शक हो जाएगा? और क्या जितेंद्र के इरादों का पता लगाकर आलोक को बचा पाएगी?